नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट संदीप नरूला। आज हम बात करेंगे सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 70 के बारे में। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है। जब सीजीएसटी एक्ट के अंदर किसी व्यापारी के खिलाफ कोई इंक्वायरी की जाती है, ये इंक्वायरी कई चीज़ों के संबंध में हो सकती है, जैसे बोगस इनवॉइसिंग के बारे में, या गलत तरीके से जो आईटीसी अवेल या यूटिलाइज किया गया है, या गलत तरीके से रिफंड लिया गया है, या वो किसी के साथ कोलैबोरेट करके गलत तरीके से आईटीसी अवेल या यूटिलाइज करता है। तो ऐसी इंक्वायरी के दौरान कई बार सीजीएसटी एक्ट के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर होता है, वो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 70 के अंदर सम्मन दे करके किसी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत होने के लिए कहता है, और उस संबंध में वो ये कहता है कि भाई, आप मेरे समक्ष उपस्थित होकर के मुझे साक्ष्य दो, या ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करो, या ये चीज़ प्रोड्यूस करो। किस तरह से ये संबंध दिया जाता है, इस बारे में सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जैसे सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के अंदर जिस पर मुकदमा चलाया जाता है उसको संबंध देते हैं किसी मुकदमे के दौरान, उसी प्रकार से ये प्रॉपर ऑफिसर भी किसी व्यक्ति को जिसकी उपस्थिति वो आवश्यक समझता है, कोई प्रमाण देने के लिए या डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए या कोई अन्य चीज़ प्रोड्यूस कराने के लिए, उसको संबंध दे सकता है। दूसरा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस इंक्वायरी की बात सेक्शन 70 के अंदर कही जा रही है, क्योंकि यहाँ वर्ड इस्तेमाल किया गया एनी इंक्वायरी, तो किसी भी इंक्वायरी में के दौरान क्या है, सेक्शन 70 का संबंध दिया जा सकता है किसी व्यक्ति को, और ऐसी इंक्वायरी को जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह माना जाता है। इसीलिए इस पर इंडियन पैनल कोड का जो सेक्शन 173 है और 228 है, वो भी अप्लीकेबल हो जाता है। अभी हम इन सेक्शंस के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सम्मन देना किसके लिए आपका किसके अधिकार में आता है, कौन सम्मन देने के लिए प्राधिकृत है, ऑथोराइज्ड है। तो सेक्शन 70 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि एक प्रॉपर ऑफिसर को ये अधिकार है। अब प्रॉपर ऑफिसर कौन है? अगर हम डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किए गए सर्कुलर को रेफर करें, जैसे एक सर्कुलर है 3/3 2017, उसमें कहा गया है कि जो सुपरिंटेंडेंट है वो एक प्रॉपर ऑफिसर है सेक्शन 70 के अनुसार, जिसको सम्मन देने का अधिकार है। लेकिन ये जो सुपरिंटेंडेंट है, ये असिस्टेंट कमिश्नर से परमिशन लेने के बाद ही सम्मन देने के लिए अधिकारी है। दूसरा, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस के अधिकारी हैं, उन्हें भी सेक्शन 70 के अंदर प्रॉपर ऑफिसर कहा जाता है। वो भी सम्मन दे सकते हैं किसी व्यक्ति को सेक्शन 70 के अंदर प्रमाण मंगवाने के लिए, या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए, या किसी अन्य चीज़ को प्रोड्यूस कराने के लिए। ये व्यक्ति जिसको सम्मन दिया जाता है, वो ऐसा व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति वो अपने समक्ष अनिवार्य मानते हैं, आवश्यक मानते हैं, किसी छानबीन के लिए, किसी इंक्वायरी के लिए। ऐसा नहीं कि सम्मन किसी को भी बिना बात के दे दिया जाए। तो मैं आपको भी आपके अधिकारों के बारे में बताऊंगा कि जब आपको सम्मन मिलता है तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, आपके अधिकार क्या हो सकते हैं। दूसरा, जब सम्मन आपको दिया जाता है तो आपने उस सम्मन को ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि सेक्शन 70 के अंदर जो सम्मन आपको दिया गया है, वो सम्मन कानूनी रूप से वैलिड है या नहीं है। उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए आप सम्मन को ध्यान से देखेंगे, वहाँ उस अधिकारी का डिन नंबर लिखा होना चाहिए जिस अधिकारी ने वो सम्मन जारी किया है। अगर उस सम्मन के दस्तावेज पर उस अधिकारी का डिन मौजूद नहीं है जिस अधिकारी ने उसको जारी किया है, तो सम्मन वैलिड नहीं माना जाएगा। दूसरा, आप ये देखेंगे कि सम्मन के अंदर जब आपकी उपस्थिति मांगी गई है किसी अधिकारी के द्वारा, तो आपको किस रूप में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
एज ए विटनेस आपको कहा गया उपस्थित होने के लिए या एज एन एक्यूज्ड। तो ध्यान रखना है कि अगर एज ए विटनेस कहा गया है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का आपको फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर अधिकारी आपसे कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहता है, कंपेल करता है, तो आप कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं देंगे या आपको कंपेल नहीं किया जाएगा ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए जो कि आपके विरुद्ध हो, आपके ही खिलाफ हो, जो आपको ही क्या है मुजरिम साबित करवा दे। क्योंकि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपको करती है प्रोटेक्ट। तो अगर संबंध के अंदर आपको कहा गया है कि आप उपस्थित होइए एज एन एक्यूज्ड, तो आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एज ए विटनेस उपस्थित होने के लिए कहा गया है तो आपको आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा और आपको अधिकारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कंपेल कर सकता है। हाँ, स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से देंगे और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करवाते हुए आप अपने अकाउंट बुक्स को या डॉक्यूमेंट्स को भी रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कहेगा कि आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते रहो और अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मत देखो या वाउचर्स को मत देखो या कोई डॉक्यूमेंट है, कोई एग्रीमेंट है उसे ना देखो। आप उसको देख करके अपनी मेमोरी को फ्रेश कर सकते हैं और फिर जो सही स्टेटमेंट है आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या आप अपनी जगह अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी उस दिन और उस समय जो संबंध में लिखा गया है अपने स्थान पर अधिकारी के समक्ष अपीयर होने के लिए भेज सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। अगर हम सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के ऑर्डर 5 को पढ़ते हैं तो उसमें ही बताया गया है कि जिस व्यक्ति को सम्मन दिया जाता है वो या तो स्वयं खुद या अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी क्या है अपीयर हो सकता है। लेकिन अब सवाल उठता ये है यहाँ पर कि अगर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आपको बुलाया जा रहा है तो आप अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के साथ जाएंगे क्योंकि आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाना है। लेकिन अगर केवल डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की बात है या कोई अन्य चीज प्रोड्यूस करने की बात है, आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होना है, तो आप अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के हाथों भी वो डॉक्यूमेंट या बुक्स ऑफ अकाउंट या अन्य चीजें क्या है भिजवा सकते हैं, एक पावर अटॉर्नी दे करके या वकालतनामे को साइन करके। और ध्यान रखना कि एज एन एक्यूज्ड अगर आपको सम्मन दिया जा रहा है और आपकी उपस्थिति आवश्यक मानी जा रही है तो आप आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का भी प्रोटेक्शन ले सकते हैं और आपको कंपेल नहीं किया जाएगा कोई भी ऐसा स्टेटमेंट देने के लिए या अपने खिलाफ ही गवाह बनने के लिए, कोई ऐसी बात कहने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जाएगा जो कि आपके विरुद्ध हो या आपको कटघरे में खड़ी करती हो। तो अब तक जो मैंने आपको बताया है उसमें सम्मन जो है देने का अधिकार एक प्रॉपर ऑफिसर को है जो कि सुपरिटेंडेंट है और वो असिस्टेंट कमिश्नर की एक प्रायर परमिशन लेकर ही सम्मन देगा या डायरेक्टर जनरल जीएसटी इंटेलिजेंस के जो लोग हैं आपका वो ही सम्मन देने के लिए प्रॉपर ऑफिसर हैं। अब बहुत सारे सवाल सम्मन के बारे में उठते हैं, जैसे कि जो सेक्शन 70 की वैलिडिटी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली ये जो सेक्शन है ये आपका वैलिड है या नहीं है? तो उसका जवाब क्या है, एक केस में दिया गया है और जिसमें ये ठहराया गया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। ये सेक्शन जो है अल्ट्रा वायर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। उस केस का नाम है एसके मेटल वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर एनफोर्समेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी का एक सवाल उठा था सेक्शन 70 को लेकर के और सम्मन को लेकर के, तो कोर्ट ने माना कि ये सेक्शन जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशनली क्या है वैलिड है, अल्ट्रा वायर्स टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जो सर्कुलर नंबर 3/3/2017 है वहाँ प्रॉपर ऑफिसर के बारे में बताया गया है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है
कि अगर मान लो आपको सम्मन दिया जाता है और कहा जाता है कि आप प्रॉपर ऑफिसर के सामने अपियर हुई है अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए और आप नहीं जाते हैं, तो क्या होगा? तो अगर हम जीएसटी इन्वेस्टिगेशन विंग के द्वारा एक इंस्ट्रक्शन नोट इशू किया गया था, उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो चलता पता कि एक बार सम्मन दिया गया आपको और आप उपस्थित नहीं हुए, तो कुछ टाइम इंटरवल के बाद आपको दोबारा सम्मन दिया जाएगा और आपको दोबारा से क्या है उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कहा जाएगा। उसके बाद भी आप उपस्थित नहीं होते, तो फिर कुछ समय के अंतराल के बाद आपको एक सम्मन और दिया जाएगा और आपको उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा। अगर आप 3 सम्मन की अनदेखी कर देते हैं, उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई आरंभ हो जाएगी और जो प्रॉपर ऑफिसर है वो आपके एरिया का जो मजिस्ट्रेट है उसके कोर्ट में जाकर के आपके खिलाफ कंप्लेंट दाखिल कर देगा। और यहाँ आईपीसी कुछ सेक्शंस हैं जिनके बारे में अभी बात करूंगा, वो आप पर लगा दिए जाएंगे जिनमें आपको पनिशमेंट किया जा सकता है, क्योंकि आपने सम्मन की 3 बार अनदेखी कर दी है। क्योंकि जो हमारे पास जीएसटी एक्ट में जो इन्वेस्टिगेशन विंग का इंस्ट्रक्शन नोट है उसमें 3 बार सम्मन देने की बात कही गई है। अच्छा, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो कानूनी सवाल हैं। जब स्टेटमेंट आपका रिकॉर्ड होगा तो क्या उस समय आपके साथ आपका जो एडवोकेट है, आपका जो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है, वो आपके साथ बैठ सकता है? तो इसके बारे में डिफरेंट हाई कोर्ट्स के डिसीजन हैं और ज़्यादातर हाई कोर्ट्स ये कहते हैं कि जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा और उस समय आपका जो एडवोकेट है वो आपके साथ उस कमरे में उपस्थित हो सकता है, लेकिन आपके निकट नहीं बैठेगा। वो इतनी दूरी बैठेगा कि वो आपको देख सके, लेकिन आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हुए क्या कह रहे हैं ये सुन ना सके, या स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हुए बीच में हस्तक्षेप ना कर सके। तो वो आपके साथ होगा, उसी कमरे में मौजूद होगा, लेकिन वो आपसे इतना दूर बैठेगा कि वो आपको देख सके, आप उसे देख सकें, लेकिन वो आपकी बातों को, आपके जवाबों को सुन ना सके और ना ही बीच में आपको गाइड कर सके कि आप स्टेटमेंट क्या दें। तो मैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स के यहाँ डिसीजन के बारे में बात करूंगा। कुछ आपका हाई कोर्ट्स ने इसमें डिसीजन दिए हुए हैं जिनको मैं यहाँ रेफर करूंगा और जिनको आप क्या है अपनी जानकारी के लिए देख सकते हैं। जैसे कि इसमें एक डिसीजन है मद्रास एमपी हाई कोर्ट का डिसीजन है, वो आप चाहें तो लिख लीजिए। एडवोकेट की प्रेजेंस को लेकर के इसमें एक तो डिसीजन जो है आपका जैसे मैंने अभी कहा था आपसे कि एक डिसीजन तो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जिसका नाम है एवाई ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, इसको आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक जजमेंट और भी है अग्रवाल फाउंड्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस जजमेंट को भी आप इस संदर्भ में देख सकते हैं कि एडवोकेट को यह अधिकार होगा कि वो अपने क्लाइंट के साथ उस समय उपस्थित हो जिस समय स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है। तो इन दोनों जजमेंट में एक बात कही गई है कि वो उस कमरे में मौजूद हो सकता है जहाँ स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन वो दूरी पे बैठेगा, इतनी दूरी मेंटेन की जाएगी कि वो आपका स्टेटमेंट को सुन ना सके, क्या सवाल पूछे जा रहे हैं उनको सुन ना सके, लेकिन अपने क्लाइंट को देख सके और क्लाइंट अपने एडवोकेट को देख सके। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सेक्शन 70 है उसके सबसेक्शन 1 को देखते हैं तो वहां सीपीसी को भी रेफर किया गया है, सिविल प्रोसीजर कोड को भी। अगर सम्मन को अवॉइड किया जाता है तो क्या ये पॉसिबल है कि जो व्यक्ति इसको सम्मन दिया गया है और उपस्थित होने के लिए कहा गया है वो अगर सम्मन अवॉइड कर रहा है तो क्या उसका अरेस्ट हो सकता है, क्या उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हो सकता है? तो जवाब इसका हाँ है। सीपीसी का ऑर्डर 16 यहाँ आप रेफर कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। जो सम्मन को अवॉइड कर रहा है तो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 16 के अनुसार हिसाब से
उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट भी इशू हो सकता है और उसकी प्रॉपर्टी भी अटैच हो सकती है। तो आप सम्मन आने पर क्या है उपस्थित जरूर हों, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं। अगर आपको एज ए विटनेस बुलाया गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि इंक्वायरी आपके अगेंस्ट नहीं हो रही है, किसी और के अगेंस्ट इंक्वायरी हो रही है और आपसे डिपार्टमेंट जो है तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए कह रहा है या कुछ डॉक्यूमेंट या अन्य चीज प्रोड्यूस करने के लिए कह रहा है, जो आप कर दीजिए। और अगर आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होना है, बुक्स ऑफ अकाउंट मांगे गए हैं, तो आप अपने ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी क्या है वो भेज सकते हैं। लेकिन एज एन एक्यूज आपको बुलाया जा रहा है तो फिर इंक्वायरी आपके अगेंस्ट ही हो रही है, फिर तो आपका उपस्थित होना जरूरी है। और अगर आप सम्मन को अवॉइड करते हैं, पेश नहीं होते हैं, तो समस्याएं खड़ी होंगी आपके लिए। अब एक चीज ये भी है कि अगर मान लेते हैं कि हम सीजीएसटी एक्ट को ही रेफर करें, तो सीजीएसटी एक्ट के दो सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सम्मन को लेकर के। एक तो सेक्शन 156 है जो आप जरूर देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि जीएसटी एक्ट के अंदर जितने भी अधिकारी कार्य करते हैं उन सबको इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 21 के अनुसार पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। तो पब्लिक सर्वेंट की बात को ना मानना भी आईपीसी में एक ऑफेंस है, ध्यान रखना है आपको। और उसमें भी क्या है, आपको पनिशमेंट मिल सकता है। दूसरा, अगर हम सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी को देखें तो उसमें ये कहा गया है कि अगर सम्मन आने पर आप सम्मन के पालन में उपस्थित नहीं होते हैं उस तारीख पर, उस समय पर जो सम्मन बताई गई है, तो आप पर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 क्लॉज डी के अंदर 25,000 रुपए तक की पेनल्टी उस केस में आप पर लगाई जा सकती है जब आप सम्मन आने पर क्या है उस डेट पर और टाइम पर उपस्थित नहीं होते हैं, जो डेट और टाइम सम्मन में आपकी उपस्थिति के लिए बताया गया है। अब जैसे हम बात कर रहे थे कि जो अधिकारी जीएसटी एक्ट में काम करते हैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट की संज्ञा दी जाती है, उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। तो जरा यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, सेक्शन जो 175 ऑफ इंडियन पेनल कोड है वो ये कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा बुलाए जाते हैं कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए और आप उन डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करते हैं और ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए आप कानूनी रूप से जिम्मेदार भी हैं क्योंकि आपको सम्मन दिया गया है, और किसी इंक्वायरी में जिसको हम जुडिशियल प्रोसीडिंग कर रहे हैं सेक्शन 70 के अंदर आप उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो उस केस में आपको 1 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों के साथ क्या है दंडित किया जा सकता है। तो आप सम्मन को अवॉइड ना करें, डॉक्यूमेंट्स जो आपसे मांगे गए हैं वो आप पेश करें, नहीं तो आप आईपीसी के सेक्शन 175 के अंदर फंस जाएंगे, जो कि कहता है कि अगर आप किसी पब्लिक सर्वेंट के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाए जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होगा, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 1 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो यह भूले ना। दूसरा, अभी मैं आपको ये कह रहा था कि जो सेक्शन 70 सब सेक्शन 2 है जीएसटी एक्ट का, उसमें उसको जुडिशियल, उसमें जो इंक्वायरी शब्द है, उसमें जो इंक्वायरी वर्ड इस्तेमाल किया गया है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग के बराबर माना गया है। आईपीसी के सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के अनुसार आईपीसी का सेक्शन 193 क्या कहता है? यह सेक्शन कहता है कि जो व्यक्ति जानबूझ करके फॉल्स एविडेंस को देता है या फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट करता है तो उसको 7 साल तक की सजा और जुर्माना दोनों के साथ क्या है दंडित किया जा सकता है। दूसरा, आईपीसी के सेक्शन 228 के अनुसार अगर जो व्यक्ति इंक्वायरी कर रहा है
उसकी कार्य में आप डालते हैं बाधा, उसकी इंसल्ट करते हैं, तो ऐसे केस में आपको 6 महीने तक की सजा या जुर्माना या दोनों के साथ क्या है, दंडित किया जा सकता है। तो आप कभी भी जिस अधिकारी के द्वारा इंक्वायरी की जा रही है, आपको बुलाया जा रहा है, उस कार्य में रुकावट न डालें, उसकी इंसल्ट ना करें, उससे बदतमीजी ना करें। ये आपको ध्यान रखना, नहीं तो आप पर क्या है, सेक्शन आईपीसी के सेक्शन 228 का जो पनिशमेंट है वो इम्पोज कर दिया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत बेकार होगा। अब कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि सम्मन, अगर हम कुछ कोर्ट के डिसीजन देखें तो ये कहा गया है कि सम्मन तभी दिया जाना चाहिए जब आवश्यक है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति आवश्यक ही ना हो, उसको भी सम्मन दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में एक डिसीजन है जो आप देख सकते हैं। इसमें एक मैं आपको डिसीजन रेफर कर देता हूं, जिसकी मदद से आप क्या है समझ सकते हैं इसको। एक मिनट। जिस धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मामला है, जिसमें ये कहा गया है कि सम्मन तभी दिया जाए जब किसी व्यक्ति की किसी इंक्वायरी के दौरान क्या है, उपस्थिति जो है, जो अपीयरेंस है, वो आवश्यक है। ये नहीं कि अधिकारी परेशान करने के लिए, हरास करने के लिए, डराने के लिए आपको सम्मन दे दे, ऐसा नहीं है। उस सम्मन को आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल करके। और इसको जानने के लिए, इसको देखने के लिए, इस पूरे मामले को आप धर्मपाल सत्यपाल लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है वो आप रेफर कर सकते हैं। अब एक सवाल ये भी है कि जो स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करवाते हैं सेक्शन 70 के अंदर, क्या वो स्टेटमेंट ओथ पर होता है? क्या वो स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है? कुछ मामलों में ये स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 70 के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 के अनुसार क्या है, पुलिस ऑफिसर के सामने दिया गया स्टेटमेंट माना नहीं जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 25 के अनुसार अगर किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, तो स्टेटमेंट देने वाला अपने स्टेटमेंट से क्या है, पलट सकता है, अपने स्टेटमेंट से मुकर सकता है। क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार पुलिस अधिकारी के सामने दिया गया स्टेटमेंट रेलिवेंट नहीं होता है, एडमिसिबल नहीं होता। लेकिन सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 70 के अंदर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है वो पुलिस ऑफिसर के सामने रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर जो प्रॉपर ऑफिसर है वो पुलिस अधिकारी नहीं है। तो अगर मान लो हम सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 136 को देखें, अगर हम सेक्शन 136 को देखें तो उससे हमें चलेगा पता कि ये जो स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड करवाया है, ये स्टेटमेंट देने वाले के अगेंस्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन कुछ मामलों में, मान लो कल को कोर्ट में केस गया और स्टेटमेंट देने वाले की डेथ हो गई है, या वो आपका मिसिंग हो गया है, गायब हो गया है वो, या उसे जब सम्मन दिया गया था तो एज ए विटनेस बुलाया गया था, किसी पार्टी के बारे में इंक्वायरी हो रही थी, उस पार्टी ने उसको रोक रखा है, उसको कोर्ट में आने नहीं दे रही है, जब चल रहा है प्रोसिक्यूशन, चल रहा है मुकदमा, या वो व्यक्ति क्या है जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है, उसकी जो कोर्ट में अपीयरेंस है वो बहुत मुश्किल है, मतलब वो देश के बाहर चला गया है, तो ऐसे मामलों में उसका जो पुराना स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो स्टेटमेंट ठीक माना जाएगा और वो स्टेटमेंट क्या है उस मुकदमे में रेलिवेंट होगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है वो अभी जिंदा है, वो अवेलेबल है,
तो मुकदमे के दौरान उसके स्टेटमेंट को क्रॉस एग्जामिन किया जाएगा और कोर्ट तय करेगा कि उसका स्टेटमेंट कितना सही है कितना गलत है, वो आपका रेलिवेंट है या नहीं है। अगर वो व्यक्ति जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया उपलब्ध है, अभी अवेलेबल है, तो ये कोर्ट तय करेगा क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद कि भाई उसका स्टेटमेंट कितना आपका रेलिवेंट है उस मुकदमे के डिसीजन को देने के लिए। ये सब कोर्ट के ऊपर है। तो इस तरह से हमने सेक्शन 70 के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें थी वो समझी। और अगर ये सब बातें जानने के बाद आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं जल्द से जल्द क्या है आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।